देखो कुछ तो गड़बड़ हो गया है, बन नहीं रहा है शायद। चलो चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण या अम्ल क्षार लवण आप लोग बोल सकते हो। तो इसमें आराम से अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे और क्वेश्चन को देखते जाएंगे। अम्ल माने होता है ना, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। क्षार जो होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है। और लवणीय थोड़ा नमकीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल के साथ जो जल में मिला, अम्ल जो जल में मिलाया जाता है, घोल, विलयन को घोल कहते हैं, तो विद्युत का चालन करता है क्यों। देखना, पहले के समय में जब लाइट की व्यवस्था होती थी तो उस समय क्या होता था कि जनरेटर वाला जब लाइट होती थी तो उसमें अर्थ के लिए उसमें क्या होता था, सरिया को लगा देता था और ज़्यादा जब वोल्टेज नहीं आता था तो यानी उसमें नमक डाल दिया जाता था। ठीक है, नमक डाल दिया जाता, पानी डाल दिया जाता था, और या तो कोई अम्लीय पदार्थ जो है या कोई खट्टा पदार्थ को या नींबू निचोड़ दिया जाता था, जिसके चलते क्या होता है कि वोल्टेज जो है ज़्यादा होती थी। तो अम्ल का जलीय विलयन यानी अम्ल का जो जलीय घोल है, यानी अम्ल वाला कोई खट्टा पदार्थ का जो घोल है, जो वो विद्युत यानी विद्युत मतलब हुआ बिजली, करंट का चालन क्यों करता है। जितने भी पदार्थ खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें करंट जो है ज़्यादा पकड़ता है, जल्दी पकड़ता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन जो है H+ होता है। सीधे बताना कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ होता है। हाइड्रोजन का जो है आयन H+ होता है और अन्य आयन भी होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त हो जाते हैं, और बाकी आयन जो है मुक्त यानी निकल जाते हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है आयन जो है H+ बनाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, कोई जल की अनुपस्थिति का मतलब किसी चीज़ में जल में कोई अम्लीय पदार्थ में जल नहीं मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसी का जस्ट उल्टा कर देना है कि पानी की अनुपस्थिति यानी जल की अनुपस्थिति में जब जल नहीं मिलाया जाता है तो अम्ल जो है अम्लीय व्यवहार यानी अम्ल खट्टा नहीं दिखाई देता है या खट्टा नहीं लगता है, क्योंकि पानी में घुलकर वो H है ना H+ आयन नहीं बनाते, अर्थात H- आयन बना देते हैं। ठीक है, H- आयन बना देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी यानी जल की उपस्थिति में जब कोई अम्लीय पदार्थ में जल मिलाया जाता है तो उसमें H+ आयन बनाया जाता है, इसलिए वह जो है घोल जो है अम्लीय होता है। और जिसमें जल नहीं मिलाया जाता है तो उसमें जो है अम्ल अनुपस्थित होता है, H+ आयन नहीं बनाता अर्थात H- आयन बनाता है, इसलिए क्या होता है जल जो है अम्लीय का व्यवहार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कि चींटी जो है उसके डंक में जो चींटी काटती है और काटने से जो है मतलब दर्द होने लगता है या जलन महसूस होता है तो क्यों होता है, तो वो उसके काटने, तो चींटी के डंक में यानी चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस फॉर्मिक अम्ल को मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इस अम्ल को मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। चींटी के अलावा जैसे लाल चींटी, जुआ है ना, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंक बर्रों के मतलब मधुमक्खी जो बर करते जाते हैं, और बड़े वाले मक्खी
जो छत्ता बनाते हैं उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल और मैथोइक अम्ल पाया जाता है। चाहे चींटी के डंक में कहो, मधुमक्खी के डंक में कहो, और जो भी शहद बनाते हैं, और लाल चींटी के डंक में, और जू है ना, और भी कोई टाइप के पदार्थ जो है, जो काटने से क्या होता है, जलन होता है, क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक अर्थात मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। सॉरी, जुआ मतलब कौन चीज है? जुआ मतलब ढीलो। ढीलो। ढीलो जे काटे छे है ना, ढीलो जे काटे छे कपारा में, तो वो ढीलो काटने का मतलब वो कि ढीलो काटता है तो कुड़ियाता है। क्यों कुड़ियाता है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए चींटी के डंक में, जुआ के डंक में, मक्खियों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और बिच्छू के डंक में, और वो भमरे तो बर्रो जरा कहे भमरे तो गालक बर्रो ने भमरे तो भौरा जरा कहे भमरे तो उसमें भी कौन अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मेथोनोइक अम्ल ऑप्शन रहेगा, उसी का नाम है, जिसके चलते हम लोगों को काटने पर क्या होता है, डंक लगने से क्या होता है, जलन महसूस होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा और भी जो अम्ल कहाँ कहाँ कौन कौन अम्ल पाया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग समझो। जैसे संतरा है, ठीक है, संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग गौर से समझोगे, सुनोगे। संतरा में जो है साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाने के चलते संतरा जो है खट्टा होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि संतरा का कौन रंग होता है? समतोला। उसको अपनी भाषा में कौन रंग कहते हैं? नारंगी कलर। संतरा का नारंगी रंग क्यों होता है? तो सिट्रिक अम्ल के कारण, है ना, सिट्रिक अम्ल के कारण संतरा का रंग नारंगी और खट्टा होता है। ठीक है, नींबू होता है एक ठो, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कि नींबू का कलर भी कैसा होता है? संतरे की कलर होता है और वो खट्टा होता है। जितने भी पीले रंग के पदार्थ वाले फल हैं या कोई भी है, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, लेकिन वो खट्टा होना चाहिए। पीले वाले जितने पदार्थ हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल, जिसके चलते वो क्या होते हैं? खट्टा होते हैं। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आप लोगों का टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कच्चा आम में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा आम में भी कौन अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी संतरा, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली और कच्चा आम और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब पूछता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी के लिए। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली, कच्चा आम और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। उसके बाद दही आता है। दही जो है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक याद नहीं रखना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो दही में कैसा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के चलते दही जो है क्या होता है? खट्टा होता है ना। और उसमें जीवाणु पाया जाता है। उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जिसके चलते दही क्या होता है? जमता है ना। लैक्टोबैसिलस नाम का एक क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है, जिसके चलते वो क्या होता है? दही जमता है। दही अगर नहीं जम रहा है तो भूल चूक में उसमें चाली धर दो, है ना। वो दही पूरा झकास जमेगा, पूरा थल बढ़िया, है ना। चलो देना नहीं, छोड़ो वो सब, है ना।
चींटी का डंग में मेथोनिक या फॉर्मिक अम्ल, अभी बताया कि चींटी के डंग में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल, मधुमक्खी के डंग में भी मेथोनिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, कौन अम्ल? मौलिक अम्ल। और मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है, कौन है? ब्यूटीरिक, है ना। मक्खन दिखने में ब्यूटी लगता है, इसलिए याद रखना मक्खन ब्यूटीरिक है ना। ब्यूटी, मक्खन कैसा लगता है देखने में? ब्यूटी लगता है, इसलिए ब्यूटीरिक अम्ल याद करने का टेक्निक, है ना। और संतरा नींबू में खाने से मुंह सिट्रिक हो जाता है ना। अलगे टप का होता है, मतलब मुंह ट्री करता है। मुंह कैसे करता है? ट्री करता है, तो सिट्रिक अम्ल याद ना। और इमली और कच्चा आम और अंगूर में, है ना, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टाड़ के खाते हैं, याद रखना। इमली को टन के खाते हैं, है ना। अंगूर को भी टन के खाते हैं। और टमाटर को भी, है ना, टमाटर नहीं है, टमाटर यानी अंगूर को भी अंगूर हुआ टन के खाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। आम को भी टन के खाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल, है ना। इमली को भी टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। जेलीय पदार्थ पाया जाता है। टमाटर को जेलीय पदार्थ, लस्सा टाइप का होता है, तो उसे जेलीय पदार्थ ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आप याद है। दही में लैक्टिक अम्ल, है ना। ये तो याद रहेगा सबको, दही में लैक्टिक अम्ल, है ना, लैक्टिक अम्ल कहना। और, है ना, चींटी के डंग में, है ना, मधुमक्खी के डंग में मेथोनिक और फॉर्मिक अम्ल। और सेब बड़ी मोल, है ना। सेब जो है बड़ी मोल है, सेब का दाम बड़ी मोल है। सेब चीज का बड़ी मोल है, तो मोल से मौलिक याद रखना, है ना। मक्खन बड़ी ब्यूटी होता है। मक्खन क्या होता है? बड़ी ब्यूटी होता है, इसलिए ब्यूटरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल पाए के चलते हम लोगों को जो है ना, टैनिक अम्ल यानी केरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है चाय में, जिसके चलते हमको चाय की जो लत लग जाती है। एक नशीला पदार्थ, चाय एक नशा है, इसलिए चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। वसा में सिटियरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज को काटते समय हम लोगों को आंसू, ये सब पूछेगा नहीं फिर भी समझा। प्याज को काटते समय हम लोगों को आंसू किसके कारण होता है? तो प्याज को काटते समय हम लोगों को आंसू, है ना, ध्यान से सुनो। प्याज को काटते समय हम लोगों को आंसू जो है मैग्नीशियम पदार्थ के चलते होता है ना। कैसे? मैग्नीशियम। अगर आप लोगों के शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, मैग्नीशियम नहीं, गलत हो गया, पोटेशियम। क्या? पोटेशियम, मैग्नीशियम नहीं होगा, पोटेशियम। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी है तो प्याज खाओ, पोटेशियम की कमी दूर होगा। और लहसुन का अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, लहसुन में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके चलते लहसुन गंध करता है, ठीक है। और इसलिए लहसुन खाओगे तो सल्फर की कमी नहीं होगी, इसलिए। और प्याज हो गया, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल और प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। जैसे अब हम लोग अलग से कोको कोला आप लोग पिए होंगे, है ना। कोको कोला, थम्स अप, है ना, सोडा वाटर, इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कोका कोला, थम्स अप, ये सब में किसको नाम पाया जाता है? कार्बनिक। ये आप लोगों के लिए कार्बनिक अम्ल, है ना। ये आप लोगों के लिए क्या करने के लिए, है ना, जानकारी के लिए। उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट दूध होगा, नींबू होगा, संतरा होगा, मधुमक्खी का डंग होगा, चींटी का डंग होगा। ये सब आप लोगों का जो है ना, क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। उसके बाद पीएच मान पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। अगर जल का पीएच मान पूछे तो 7 होता है। पीएच मान भी बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जल का पीएच मान 7, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, मानव के रक्त यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, NaCl का पीएच मान 7 होता है, शराब का पीएच मान 208 होता है, मानव के मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, और मानव का लार का पीएच मान, मानव ज़्यादातर आपको कौन सा पूछ सकता है? जल का पीएच मान पूछेगा,
दूध का पीएच मान पूछ सकता है, मानव के रक्त का पीएच मान, और नींबू का पीएच मान, और मूत्र का पीएच मान, और आंसू का पीएच मान ये पूछ सकता है। और मानव का 6.5 से 7.5 होता है। इम्पोर्टेंट सब लगभग हम पीएच मान बता दिए, है ना। ये हम यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, आप लोग देखते रहना। अगला आता है रासायनिक सूत्र आता है परीक्षा में कि रासायनिक सूत्र के नाम बताइए, है ना। किस रासायनिक नाम, तत्वों के नाम और रासायनिक सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे जैसे करो याद कर लेना, है ना। साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। एक आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। एक आता है धोवन सोडा, धोवन सोडा को धोने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। एक आता है कास्टिक सोडा, है ना, NOH होता है, ये सूत्र है। एक होता है सुहागा, Na2B4O7 10H2O। फिटकरी होता है एक ठो, K2SO4Al2। इसमें लावा होता है, लाल दवा होता है, लाल दवा का सूत्र होता है KMNO4। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। सुन लो सिर्फ आप लोग। विरंजक चूर का सूत्र होता है CaOCl, है ना, डॉट या Cl2 बोल सकते, CaOCl2 बोल सकते हो, या CaOCl.Cl बोल सकते हो। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र होता है CO। आप लोगों का इम्पोर्टेंट मैट्रिक क्लास के लिए बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, और आप लोगों का विरंजक चूर्ण, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर और संगमरमर, ये आप लोगों का पूरा इम्पोर्टेंट है। घोर कर पी जाओ, जैसे करो याद कर लेना। ठीक है, अब आया ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है और उस ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है, सुनोगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछता है एग्जाम में। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बार भी परीक्षा में 99% संभावना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, 1% भगवान का है। ब्लीचिंग पाउडर बोर्ड वाला हो। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र COCl2 होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि हम जान गए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि आप कैसे बनाओगे। एक शुष्क बुझा हुआ चूना लोगे, पर उस पर जो है क्लोरीन की गैस को प्रभावित करके उत्पादन किया जाता है। कैसे बनाया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को मिला देने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और इसका उपयोग कपड़े के उद्योग में, है ना, कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा जब बनाया जाता है, कपड़ा को साफ सुथरा रखने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। एजेंट के रूप में, कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है। ठीक है, और लिनेन के कपास को विरंजक चूर्ण के रूप में, ठीक है, कपास को जिसको हम कपास जो है पटुआ को विरंजक चूर्ण अगर उसमें छिड़क दो तो पटुआ जो है जल्दी क्या होता है पानी गल सकता है, गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझो, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर एक चूर्ण है, इसे विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका बनाने की विधि क्या है कि बुझे हुए चूना में क्लोरीन गैस को मिला दिया जाता है, तो जिससे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है ना, और एजेंट के रूप में कपड़ा धोने और लिनेन के रूप में किया जाता है, कपास को विरंजक करने में किया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन, जल का विलयन होता है, क्षारीय क्यों होता है। तो सीधे अपने मन से भी बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन H माइनस आयन बनाता है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होता है। अम्लीय नहीं होगा तो क्षारीय अवश्य होगा। तो अपने भाषा में बोल सकते हो। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि पानी में घुलने के बाद यह हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, होकर एक कमजोर कार्बोनिक एसिड बनाता है और एक मजबूत सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान सुनो, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। तो सीधे बोला, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सीधे बोलना कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्यों इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है और ये बेस जो है, इसका आधार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर में आता है, इसको भी गौर से सुनोगे, है ना। धोबिया सोडा, धोबिया मतलब जगरा धोबिया धोए लेल को है ना, धोबिया मतलब धोने वाला सोडा। कौन सोडा? धोने वाला सोडा, है ना। धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखिए, इसके उपयोग बताइए और बनाने के विधि। ये भी 6 नंबर में हम जितना बोल रहे हैं मोस्ट, वैसे सब मोस्ट VVI ही पढ़ाएंगे, है ना। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण, कुछ भी पूछा जाए वो भी VVI 6 नंबर का है। धोबन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब आता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में रखोगे। कहता है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखिए, है ना, यानी धोबिया यानी धोबन बोल सकते हैं। कहीं धोबिया आएगा, कहीं धोबन आएगा, आप लोग डरना नहीं, या कहीं धोने वाला सोडा आ जाएगा, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। तो इसका अनुसूत्र लिखिए और उसका उपयोग, इसके 2 उपयोग बताइए और कैसे बनाया जाता है वही बताना है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। पूरा VVI है, याद बढ़िया से कर लो, कपार फोड़ो, जोक फोड़ो, जैसा करो याद हो जाना चाहिए। Na2CO3 10H2O, अपना कपार, लोग का कपार नहीं, है ना। अब देखो इसका रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा या धोबिया सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कपड़े धोने, धोबिया है तो धोने वाला काम आएगा, कपड़ा धोने के लिए, जल को कठोरता को दूर करने, जो जे कभी कभी कहे छे ना, कोनो कोनो पानी भारी लागे छे, कोनो पानी मुखम गाड़ाए छे, है ना, कोनो पानी पतला लागे छे ना। तो ये धोबन का सोडा को जल का कठोर जो होता है, जो जल कठोर होता है उसको दूर करने के लिए और क्षारीय बना देता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। आप लोग समझ गए कि धोबन सोडा यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जल की कठोरता को दूर अर्थात जल को मुलायम बनाने में किया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय पानी का स्वाद होता है, क्षारीय होता है। अच्छा, जैसे क्षारीय पता नहीं है, कभी कभी स्नान करते करते आप लोगों के साबुन का वो जो छाग होता है मुंह में गया है ना, तो वो भी क्षारीय है। धोबिया सोडा को बनाने का विधि, तो देखो बेकिंग सोडा को गर्म करके, आज चख लेना कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग सोडा को गर्म करके, मुंह बंद करो, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करके धोबन सोडा बनाते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनाया जाता है। बेकिंग खाने वाला सोडा जो होता है उसको गर्म करके उसमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करके धोबन सोडा मिलता है। तो आप लोग बता सकते हैं धोबन सोडा कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके गर्म कर देते हैं, उसके बाद गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट मिलता है और सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करते हैं, तभी हमको क्या प्राप्त होता है? धोबन सोडा होता है। ठीक है, अब आता है कि आयोडीन युक्त नमक, है ना, आयोडीन युक्त नमक
के उपयोग की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं? हम लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम आहार में प्रत्येक दिन है ना नमक खाते हैं, भोजन में हम नमक खाते हैं। आयोडीन की कमी से शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। ध्यान से ना, आयोडीन की कमी से हमारे अंदर आयोडीन वाला नमक जो पहले के ज़माना में वो माल वाला बड़का बड़का मालक जो खिलावे जो नमक, वो नमक कहते रहे, आदमियों खाते रहे। जेकर चलते थायरोक्सिन हार्मोन है, बड़का बड़का घेगो है ई है घेगो है टेक्निक सस्ता में सोचे जी सस्ता मिले जाने ले खेबे सस्ता। बहुत आदमी सोचे जे बहुत आदमी सोचता है कि सस्ता में क्या है, सस्ता में निमके मतलब है ना सस्ता में। ये पता नहीं है कि उससे जो कौन बीमारी हो जाएगा, घेंघा बीमारी, ग्वाइटर रोग, जिसको क्या कहते हैं ग्वाइटर। तो इसलिए देखो आयोडीन, डॉक्टर लोग आयोडीन भारी युक्त नमक इसलिए खाने कहते हैं क्योंकि ग्वाइटर रोग ना हो जाए, अर्थात घेंघा रोग ना हो जाए। और ये घेंघा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है ना, जिसे हम ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। इसलिए डॉक्टर द्वारा खाना बनाते समय आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसलिए घेघा बीमारी न आ जाए, हासा जुगुर न आ जाए, बड़का बड़का गप हासा जुगुर आवाज़ न निकले, या एक घेघा बढ़ न जाना। तो इसलिए आयोडीन वाला ना सस्ता के चक्कर में बड़का बीमारी मत कर लेना। इसलिए आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। कौन नमक? आयोडीन मिला हुआ नमक। टाटा नमक ठीक है, वो थोड़ा क्या कंट निकल ले। अच्छा वो हो गया। उसके बाद आता है ब्लीचिंग, मुँह बंद करो। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली 2 अभिक्रिया को लिखे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन विस्थापित करने के लिए 2 अभिक्रिया लिखना है। तो 2 अभिक्रिया यही है। तो सोडियम क्लोराइड चेंज हो जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर चूर्ण बनाते हैं, और क्या विस्थापित हो जाता है, सोडियम क्लोराइड विस्थापित हो जाता है, यही अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। ये भी क्वेश्चन भी आई है, आप लोगों को पहले भी बताया कि इसका उपयोग लिखे तथा बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका उपयोग तो आराम से बता दोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए किया जाता है, और इसका सूत्र याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 हाफ H2O हाफ बना। अच्छा आते हैं, अरे हम सब तोरसी में डिस्टर्ब कराई छु मुंह बंद कर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। हाफ यानी CaSO4 1/2 H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट होता है। अब इसे बनाने की तरीका देखो, इसे बनाना कैसा है। तो इसे कैसे, जिप्सम को करीब 140 से 180 डिग्री पर गर्म किया जाता है। 140 से 180 डिग्री के सेल्सियस पर गर्म करोगे ना, ऑटोमेटिक प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। इसका गुण क्या होता है, ये सफ़ेद पाउडर की तरह होता है, त्वरित सेटिंग वाला होता है, गीला होता है और गाढ़ा होता है, और पेस्ट बनाने में काम आता है। जैसे इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्यों करता है, टूटी हड्डियों को प्लास्टर करना। टूटी हड्डी, जिसका हड्डी टूट जाता है तो इसको प्लास्टर। तो कुछ ना कुछ याद रहेगा तो ऐसा फंसेगा, तो नहीं कुछ याद हुआ तो जहाँ 6 नंबर का तो 3 नंबर तो मिलेगा, उपयोगी लिख देगा, नहीं सूत्र याद रहेगा, लेकिन याद करना है। टूटी हड्डियों को जोड़ना है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियों के सांचा बनाना, मूर्ति का जो सांचा होता है सांचा बनाना। प्रयोगशाला में उपकरण को के छेदों को बंद करना, जो भी थोड़ा सा छेद सब हो जाता है उसको बंद करना। दीवारों और छत पर सुरक्षा कोटिंग लगाना। सजावटी तत्वों के लिए मोल्डिंग बनाना और बेस्टिंग एजेंट करना। ये सब तुम्हारा क्या हुआ, इसका प्लास्टर पे। यानी इसको कैसे बनाएंगे, 140 से 180 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका गुण क्या है, ये सफ़ेद कलर का होगा। देखना प्लास्टर जो करता है उसका कलर देखना। प्लास्टर, किसी को प्लास्टर देखे हो किया हुआ, उसको प्लास्टर देना, वो प्लास्टर जो कड़ा जो होता है वही है, वो सफ़ेद कलर का होता है।
ना। बाद में तो मालिश वालिश करते करते चिपकाते उकाते उसमें दबा देता है तो उसका कलर जो होता है पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला। तो उसमें हाँ उजरा होता है। तो इसका है ना हड्डी के टूटने को जोड़ने के लिए, मूर्तियों के सांचा बनाने के लिए, दीवारों और छत का जो कोडिंग होता है ना, कोडिंग बनाने के लिए और सजावटी और मोल्डिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये तो दूसरा चैप्टर ख़त्म नहीं होगा है ना। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का बाद में चलेगा। तो आप लोग आराम से अपने जगह पर जा सकते हो ना।